नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए एक नए एपिसोड मतलब जिसमें हम लोग बात किए थे अभी कि अब हम लोग चैप्टर वाइज इस पे चर्चा करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने 8 एपिसोड देख लिया होगा, 7 या 8 एपिसोड जो हमने किया है अभी प्रैक्टिस सीरीज का। तो उसमें क्या था कि मिक्स क्वेश्चन होते थे, मैथ्स और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन होते थे। हम लगभग 5 क्वेश्चंस पे चर्चा करते थे और आपको उसके सॉल्यूशन को बताते थे। लेकिन अब हम लोगों ने सोचा है कि इसको चैप्टर वाइज करेंगे क्योंकि हमारे पास समय काफ़ी है और हम लोग चैप्टर वाइज इसको तैयार कर लेंगे डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए। तो हम लोग पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हर चैप्टर के 3 लेवल पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेवल 1 में रहेगा कि थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन रहेगा जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे थोड़ा उस चैप्टर के। लेवल 2 में उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहेगा, उसके भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक को सीखते हुए फिर हम लोग चर्चा करेंगे लेवल 3 जो कि होगा डिफिकल्ट लेवल, जिसमें कि यूपीएससी लगभग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के बीच पूछ रहा है आजकल, आप जैसा देख रहे हैं पेपर को। और इजी लेवल, इजी टू मॉडरेट के बीच भी क्वेश्चन होता है बट थोड़ा कम होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट पे हम लोग ज्यादा चर्चा करें और इजी लेवल इसलिए आपको कराया जाएगा क्योंकि उसमें आप कॉन्सेप्ट और बेसिक्स सीख सके उस चैप्टर के। तो आज आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। भाग वन का मतलब है लेवल 1। हम लोग आज लेवल 1 पे चर्चा करेंगे जो कि इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं इसको। इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन इसमें रहेगा और नंबर सिस्टम के हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी सीखते चलेंगे। तो हालांकि ये जो एपिसोड है उसी प्लेलिस्ट में ऐड होता जाएगा, जो अभी तक 7 या 8 एपिसोड जो भी हुआ होगा उसी में हम लोग इसको ऐड करते रहेंगे। आप उसी प्लेलिस्ट में इस वीडियो को ढूंढ लेना। दूसरी बात है कि इसका टेलीग्राम पे भी आपको लिंक और वीडियो का पीडीएफ दोनों मिल जाएगा, जिससे आप पीडीएफ को डाउनलोड करके उसके क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस कर सके। और वीडियो का लिंक इसलिए मिल जाएगा कि जिस तक अगर वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है तो आप हमारे वीडियो को वहां तक पहुंचा दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बिना देरी के हम लोग सबसे पहले आज क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। ये यूपीएससी का जो सीसेट पेपर होता है सेकंड जीएस पेपर 2, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। 80 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें मैथ्स और रीजनिंग के कम से कम लगभग 55 से 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसा कि देखा गया है आजकल। बाकी पैसेज और थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन के क्वेश्चन उसमें रहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है और वो आपको क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशियंट है। अगर आप लगभग सारे क्वेश्चन सही कराते हैं तो आपके लिए क्वालिफाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा। लगभग 40 से 42 क्वेश्चन, आपको ज्यादा भी हल नहीं करना है, 42 से 45 क्वेश्चन भी आप हल कर लेते हैं तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो बाकी बात तो आप समझ ही गए, यूपीएससी सीसेट जीएस पेपर 2। और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो 2024, मतलब हम टारगेट कर रहे हैं किसको, सीसेट 2024 को। जो 2024 में परीक्षा होगी सीसेट की, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम का ही है। क्वेश्चन है श्रृंखला 1 + 1 + 2 + 8 + 3 + 27 + 4 + 64 प्लस डैश 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 + 16 + 4096 का योग ज्ञात करें। आपके पास एक यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, हालांकि ये नंबर सिस्टम के अंदर आता है। क्यों नंबर सिस्टम में आएगा ये अभी आपको बता देंगे। वैसे तो ये आपको जनरल सीरीज का क्वेश्चन लग रहा होगा कि एक सीरीज दिया हुआ है उसका जोड़ करना है। अगर आप नॉर्मल तरीके से सोचें तो 1 + 1 अगर आप इस तरह करके जोड़ने लगेंगे तो शायद आपका समय बहुत ज्यादा लग जाएगा और हो सकता है कि गलती होने की संभावना ज्यादा हो। तो हम इसको नंबर सिस्टम के माध्यम से करेंगे। नंबर सिस्टम में हम लोग n संख्याओं का योग, ठीक है ना, n संख्याओं के क्यूब का योग, n संख्याओं के स्क्वायर का योग, ये सब हम लोग अभी तक पढ़े हैं। तो उन सब का यूज करते हुए हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। साथ के साथ इसमें यह भी एक ट्रिक है, एक ये भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे नंबर सिस्टम के अंदर इस क्वेश्चन में कि आपको सीरीज भी ढूंढना है कि ये कैसा सीरीज है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 1 + 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 8 है, 8 के बाद 3 है, 3 के बाद 27 है, फिर 4 है, 64 है। तो ये किस तरीके से सीरीज बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं एज्यूम कर पाएंगे या इसको आप नहीं सोच पाएंगे तो फिर आप कैसे उसमें अपना ट्रिक लगा पाएंगे।
तो आपको सबसे पहले वो भी ढूंढना है, और वही तो एक तरह से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आपको दो दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक तो नंबर सीरीज का और एक नंबर सिस्टम का। तो चलिए सबसे पहले नंबर सीरीज को देखेंगे, है ना। 1 + 1 + 2 + 8 + 3 + 27 + 4 + 64, उसके बाद डैश डैश है, फिर 16 है, और फिर 4096 है। तो अगर आप नोटिस कर लिए होंगे अभी तक, तो आपको साफ साफ यहां दिख रहा होगा कि ये 1 है, और फिर यहां पे हम 1 का स्क्वायर या 1 का क्यूब, ठीक है ना, 1 का क्यूब अगर ले लें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ 2 है, यहाँ 2 का क्यूब है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का क्यूब है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 का क्यूब है, फिर उसके बाद डॉट डॉट है, यहाँ 16 है और 16 का यहाँ क्यूब है। तो आप क्या नोटिस किए इसमें, इसमें नोटिस ये हुआ कि ये सीरीज ऐसे देखिए 1 2 3 4 और इस तरह करके 5, और मतलब 1 से लेके 16 तक दिया हुआ है। दूसरे सीरीज में देख रहे हैं कि 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, और इस तरह करके यहाँ 5 का क्यूब होगा, फिर लास्ट में यहाँ बढ़ के वो 16 के क्यूब तक पहुंच जा रहा है। तो अब आपके लिए क्या हो गया, यहाँ पे दो सीरीज है। पहला क्या है, पहला अगर हम इसको ऐसे लिखें तो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करके हम यहाँ पे कर देंगे 16, यहाँ पे फिर प्लस का सिंबल लगा देते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 16 का क्यूब। बेसिकली ये है कॉन्सेप्ट, ये है। हम दोनों को अलग अलग कर दिए, बीच में प्लस का सिंबल लगा हुआ है जिससे कि ये ना लगे कि यहाँ पे हम उसको छोड़ रहे हैं, साथ के लेके चल रहे हैं। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग जो कि 1 से प्रारंभ होगा, है ना, 1 से n संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, और एक दूसरा होता है 1 से n संख्याओं के वर्गों का योग, सॉरी घनों का योग, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n + 1/2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आप मेमोराइज कर लें जिससे कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक तो ये, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पे है। इस दो फॉर्मूला को आप याद कर लें, मतलब कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर याद नहीं रखेंगे तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, और जनरल तरीके से अगर जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो अगर हम इस पे नोट करें तो 1 से लेके 16 तक की संख्याओं का योग, और याद रखिए जो n होता है ना वो लास्ट जो नंबर है ना उसी के बारे में बात हो रहा है ना। 1 से n मतलब कहां तक खत्म हुआ है, तो ये हो जाएगा 16 × 16 + 1 17/2, ठीक है ना। और यहां प्लस हो जाएगा, ये भी 16 × 17/2 ही होगा, बस इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 17 × 8 हो जाता है, मतलब 136 + 136 का स्क्वायर। जब 136 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 136 को हम 136 से गुना कर लेते हैं, 6 × 6 36, 6 × 18 3 21 2, 6 का 6 2 8, फिर वही हो जाएगा 6 तिया फिर हाँ 6 6 3 18, 3 तिया 9 1 10, 4 6 3 1 जोड़िए तो 6 9 4 8, मतलब 18,496 आ रहा है, और उसमें 136 हम लोग साथ में जोड़ भी लेते हैं, तो 6 6 12 9 3 12 1 13, तो मतलब 18,632 किसी ऑप्शन में दिख रहा है। तो 18,632 जो है ना, यही इस सीरीज का सम है, और ऑप्शन नंबर सी में ये दिख रहा है। तो मेरा सही जवाब है 18,632, और इस सीरीज का सम यही है। लेकिन इस सीरीज का सम इतना आसान नहीं था जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि बहुत आसान सा लग रहा है, बट आसान नहीं है। इसको करने के लिए आपके पास यही एक तरीका है जो सबसे बढ़िया तरीका है। उसके बाद भी अगर कुछ तरीका है तो हो सकता है वो आसान हो, बट वहां पे हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़े। तो आप कोशिश करें कि फॉर्मूला याद रखें, और इससे आप बेहतर तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में।
एक्चुअली देखिए, आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा ना, वो कहीं ना कहीं एग्जाम से रिलेटेड होगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा, मतलब वो कहीं ना कहीं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या आया हुआ होगा, उसी को आधार बना के यहाँ पे क्वेश्चंस को सेट किया गया है। और जरूरी नहीं है कि जैसा क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कई बार क्या होगा, जो कराया जा रहा है इसको आधार मान के या इसका कॉन्सेप्ट यूज करके बड़े क्वेश्चंस को भी आप हल कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ रहा है यूपीएससी में, ये तय बात है, लेकिन ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख लेते हैं या अपने आप तरीके को बदल लेते हैं सॉल्व करने के, तो आप एग्जाम में कोई भी बड़ा क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से कर लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यहीं से सारा लिया जा रहा है ना, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो नहीं बदल दे रहा है ना यूपीएससी, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 अंकों की जो संख्या है 27, 30, x, 8, ये 4 से विभाज्य है, तो x के यहाँ पे कितने मान संभव है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, और हाल फिलहाल में ही पूछा गया। ये संख्या है मेरे पास 27, 30, x और 8, मतलब x यहाँ पे कोई संख्या है जो मिसिंग है, ये 4 से भाग लग जा रहा है कंप्लीट। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि x के यहाँ पे कितने मान संभव है। देखिए, 4 से भाग लगने के लिए आपको 4 के विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। अगर 4 के विभाजिता का नियम नहीं पता है तो हो सकता है कि क्वेश्चन बनाने में ज्यादा समय लग जाए। अगर 4 के विभाजिता का नियम पता है तो हमको बस यहाँ पे इस दो संख्या को देखने के बाद हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बाकी 27, 30 को देखें ना देखें उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, या पड़ने ही वाला नहीं है। एक्चुअल में 4 का जो विभाजिता का नियम होता है वो ये होता है कि किसी भी संख्या का जो अंतिम 2 अंक है, इकाई और दहाई अंक दोनों को मिला के, वो 4 से विभाज्य होना चाहिए। अगर कोई संख्या 4 से भाग लग जा रहा है तो मतलब है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो कहने का मतलब है कि x8 जो है ना, यहाँ पे 4 से भाग लगेगा। तो 4 से भाग लगने के लिए यहाँ पे अब देखना पड़ेगा दोनों को एक साथ, सिर्फ 8 को नहीं देखना है। अगर हम यहाँ पे 0 रख लें तो 0, 8 भी 4 से भाग लग जाएगा। देखिए, एक्चुअल में यहाँ 0, 8 एक ही संख्या है, लेकिन आप सोच लीजिए कि यहाँ 27, 30 भी है ना, ऐसे सोचिए। तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि सिर्फ 0, 8 की बात कर रहा हूं मैं, ये पूरी संख्या की बात हो रही है। 27, 30, 0, 8 ये 4 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 0, 8 4 से भाग लगता है। अगर हम x का मान 1 ले लें तो देखिए 18 कभी भी 4 से भाग नहीं लगेगा, है ना, तो इसको तो नहीं ले सकते। अगर 28 ले लें तो देखिए 4 गुना 7 28 हो जाता है, तो ये सही है। अगर हम 38 लें तो 38 को 4 से भाग करेंगे तो नहीं लगेगा, है ना। अगर 48 ले लें तो 48 4 से भाग लग जाता है। 58 लेके 4 से भाग नहीं लगेगा। 68 4 से भाग लग जाता है, 17 चौके 68। 78 भाग नहीं लगेगा 4 से, ठीक है। फिर 88 आपका 4 से भाग आराम आराम से लगेगा, 22 चौके 88। फिर 98 जो है ना वो 4 से भाग नहीं लगेगा। देखिए 4 दूना 8 नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि 16 चौके 64, 17 चौके 18 चौके 19 चौके, हाँ 19 चौके 76, मतलब 98 भाग नहीं लगेगा। 23 चौके 92, 24 चौक 96, तो 2 शेष बच जाता है, तो 4 से भाग नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेते हैं कितनी संख्याएं हो गई या कितने नंबर हो गए। तो 1, 2, ठीक है, 3 और 4, 4 ही संख्या है, और हाँ एक ये भी है ना, तो 5। 5 ऐसी संख्याएं या 5 ऐसे डिजिट हैं जो कि यहाँ पे x को रिप्लेस कर दें तो हम आराम से कह सकते हैं कि पूरी संख्या 4 से भाग लग जाएगी। तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 ऐसे x के संभव मान हैं, ठीक है ना। काउंट कर लीजिए फिर से, 1, 2, 3, 4 और 5, है ना, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर सदैव किससे विभाज्य होता है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का जो डिफरेंस है ना, वो किससे हमेशा भाग लगेगा। आपसे सीधा सीधी ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान है, और अगर जिसको समझ नहीं आया होगा तो वो कभी नहीं कर पाएंगे, उनको कंफ्यूजन में ही रहेंगे कि पूछ क्या रहा है बेसिकली। तो यहां पे बस ये देखना है कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, ठीक है। तो विषम संख्या क्या होता है, ये विषम संख्या क्या होती है ये सबको पता है। अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए। एक ऐसी संख्या जो 2 से भाग ना लगे उसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब क्या है, विषम संख्या है। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे पूर्णांक कह रहा है, तो पूर्णांक का भी कॉन्सेप्ट ले लीजिए। पूर्णांक एक ऐसी संख्या होती है जिसको कहते हैं पूर्ण अंक, मतलब वो डेसिमल में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, और अंडर रूट में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अगर अंडर रूट में हो तो जैसे अंडर रूट 16 तो चल जाएगा क्योंकि वो 4 हो जाता है, लेकिन अंडर रूट 15 ऐसी संख्या ना हो, मतलब ना डेसिमल में हो ना फ्रैक्शन में फंसा हुआ होना चाहिए। फिर फ्रैक्शन में भी ऐसा नहीं है 16/4 तो 4 हो जाता है, मतलब फ्रैक्शन में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो ठीक। तो पूर्णांक एक ऐसी संख्या है जो पूर्णांक हो। दूसरी बात है, पूर्णांक अगर केवल लिखा है तो यहां पे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्या की बात हो रही है। अगर यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक लिखा होता तो हम सिर्फ कहते कि 1 से लेके n संख्या तक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूर्णांक है। इसका मतलब है कि 0 के लेफ्ट और 0 के राइट जितनी भी संख्याएं नंबर लाइन पे होती है वो सारी संख्याओं को लेना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि विषम दो क्रमागत विषम संख्याओं के पूर्णांकों के वर्गों। अभी हम पॉजिटिव को हिले तो देखिए दो क्रमागत संख्या विषम है 1 और 3, ठीक है, 3 और 5 है, 5 और 7 है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ऐसा करते हैं 23 और 21 भी है, ठीक है। अगर इस दोनों के बीच के वर्गों का अंतर निकाले तो देखिए 3 तिया 9 में 1 गया 8, यहां पे करेंगे 25 में 9 है ना, 5 गुना 5 25, 3 तिया 9 16, 7 सत्ते 49 में 25 जाएगा तो 24, और यहां 23 गुना 23 कितना होता है 529 होता है, 23 तिया 69, 9 6 23 दूना 46 6 52, 529 में 441 घटा दीजिए, 9 में गया 8, 12 में 4 गया 8, और यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं 88 बचा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये संख्या केवल और केवल 8 से भाग लग जा रहा है, ठीक है, केवल और केवल 8 से यहाँ पे भाग लग जा रहा है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन 4 भी है, तो क्या 4 से भी लगेगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन ना रख के यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, 9 रख लेते हैं, ठीक है, इसको हटा दीजिए। आप यहाँ पे 9 सोचिए, ऑप्शन में 9 है, क्योंकि दो आंसर तो हो नहीं सकता, एक्चुअल 4 से भी भाग लग जाएगा वो, तो क्योंकि जो 8 से भाग लगेगा वो 4 से भी लगेगा, तो हम यहाँ पे 9 कर लेते हैं, बदल दिए 4 से भी लगेगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से, यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमेशा 8 से विभाज्य होगा, और कहीं ना कहीं वो 4 से भी विभाज्य होगा, ठीक है। अगर निगेटिव इंटीजर की बात करें, सपोज कर लेते हैं माइनस लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्यों? क्योंकि माइनस लगाने के बाद जब वर्ग करेंगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है ना। -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, -9 का स्क्वायर क्या होगा 81, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए यहाँ पे पूर्णांक लिखा हुआ था, सिर्फ आपको परेशान करने के लिए संख्या ना लिख के पूर्णांक लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 8 7 6 और 9, तो हम कहेंगे कि वो जो संख्या है ना वो हमेशा 8 से भाग लेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 सबका फैक्टर है, ठीक है। तो सही आंसर है मेरा ऑप्शन ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 1329 पे पावर है 43 में इकाई स्थान पर संख्या ज्ञात कीजिए या अंक ज्ञात कीजिए, जो भी है ना। एक अंक अगर रहता है तो डिजिट भी कह सकते हैं, अंक भी कह सकते हैं। तो 1329 पे पावर है 43। अब एक बात सोचिए कि बहुत अच्छी बात यह है कि यहां पे इकाई अंक क्या है 9, अगर 9 का हम पावर करें ना तो 81 होता है, जिसका इकाई अंक 1 होता है, और अगर 9 पे क्यूब कर दें तो ये हो जाता है 729, ठीक है, जिसका इकाई अंक 9। अगर हम 9 पे पावर 4 कर दें तो फिर से इसका इकाई अंक 1 ही आएगा, 9 9 81 1 आएगा। मल्टीप्लाई करके जो भी हो उससे बहुत ज्यादा हमको मतलब नहीं है, मतलब है यूनिट प्लेस से। तो रिपीटेशन बस 1 9 1 9 यही हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पावर मेरा इवन में होगा ना तो मेरा क्या होगा, वो इकाई अंक 1 होगा, और अगर पावर ऑड में होगा तो इकाई अंक क्या होगा 9 होगा, है ना। जैसे 9 का पावर 1 कीजिए तो 9 ही होता है, देख लीजिए। ऑड पे जो है ना पावर 9, सॉरी इकाई अंक 9, जो भी संख्या है उसके लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, और अगर इवन होगा तो पावर करने के बाद इवन पावर हो तो जो उसका ऑपरेशन करने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके अंतिम अंक, उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा इवन में। तो यहां पे देख रहे हैं ऑड में है ना, तो ऑड है तो पावर क्या होगा, जाहिर सी बात है 9, है ना। तो इतना ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था, बस आपको बस इवन में देखना था कि पावर इवन है या पावर ऑड है। यहाँ पे पावर आपको साफ साफ दिख रहा है ऑड है, तो जाहिर सी बात है अगर पावर ऑड है तो मेरा इकाई अंक 9 होगा। कुछ भी आए मल्टीप्लिकेशन उससे मतलब नहीं है। कुछ बच्चे 1329 को 43 बार गुना करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो कुछ ट्रिक सीख लीजिए, बहुत काम आएगा, और ये सब बहुत ही ज्यादा काम आता है एग्जाम में, यूपीएससी के
हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यूनिट डिजिट वाला या रिमाइंडर वाला ये आता ही आता है। रिमाइंडर वाला भी आता है तो इसका कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा, और यूनिट वाला भी आएगा तो इसका कॉन्सेप्ट लगना ही लगना है। तो आप इसको भी सीखते चलें। देखिए बेसिक से आपको तैयारी करा रहे हैं। कोई बच्चे को अगर ये शिकायत होगा कि नहीं हाई लेवल क्वेश्चन डायरेक्ट सीखना है मुझे, तो अगर आप हाई लेवल सीख लेते हैं और पता चले आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं है उस क्वेश्चन को सीखने का। आप हमारे साथ अभी से जुड़ें और अपनी तैयारी को धीरे धीरे, मतलब आप आराम आराम से तैयारी करें। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बहुत हाई लेवल क्वेश्चन सीख गए और पता चले कि बेसिक का कुछ आइडिया ही नहीं हो रहा है, तो वो भी गलत है। तो हम आराम आराम से तैयारी करेंगे जिससे कि हमारी तैयारी बहुत बेहतर हो पाएगी। हालांकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी तय बात है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 6 पे पावर 7 गुना 35 पे पावर 5 गुना 99 पे पावर 13 में मौजूद अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मौजूद अभाज्य संख्याएं पूछा जा रहा है। तो अब आप एक बात समझिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो खुद से और एक से बस भाग लगता है, और अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, सबको पता है। 2 3 5 7 11 13 है ना, 17, इस तरह की जो संख्या है वो क्या है, अभाज्य है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 6 पे पावर 7 गुना 35 पे पावर 5 गुना 99 पे पावर 13। अब इसमें अभाज्य संख्या ढूंढना है कि कितने अभाज्य संख्या है। अगर इसको गुना कर लें फिर उसके बाद अभाज्य संख्या निकालें तो बहुत समय लगेगा, है ना। तो हम देखेंगे कि 6 को अगर हम अभाज्य संख्या में गुणनखंड करें तो ये 2 गुना 3 हो जाएगा, इसका पावर 7। अगर 35 को करें तो ये हो जाएगा 5 गुना 7 पावर 5। अगर इसको करें तो 9 गुना 11 पावर 13। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे 9 जो है ना वो क्या है, फिर से आपका सॉरी ये भाज्य संख्या है तो हम इसको 3 गुना 3 लिख लेंगे, है ना। 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 गुना 11। अब तो ठीक है ना, सारे यहाँ पे अभाज्य संख्या है। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे देख लीजिए कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। 2 3 अभाज्य संख्या, 5 और 7 अभाज्य संख्या, 3 ऑलरेडी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या। अगर हम इसको करें तो 2 पे पावर 7, 3 पे पावर 7, 5 पे पावर 5, 7 पे पावर 5, यहाँ करेंगे तो 3 पे पावर 13 गुना 3 पे पावर 13 और गुना 11 पे पावर 13। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 मतलब 7 बार है तो 7 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 13 और प्लस 11, सबको जोड़ लीजिए और आपके अभाज्य संख्या कितने हैं ये पता लग जाएंगे। तो 7 7 14, 14 10 24, ठीक है, यहां तक तो 24 हो गया। उसके बाद 13 दूना 26 है ना, 24 और 26 यहाँ पे 60 हो गया, और 60 प्लस 11 यहाँ पे 71, मतलब 71 होगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप 71 ट्रेड कर लें तो 71 यहाँ पे आपका सही जवाब होगा कि इस मतलब मल्टीप्लीकेशन में अभाज्य संख्याएं कितना है तो 71 है। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लें, 71 ही होगा इसका सही जवाब, क्योंकि यहाँ पे सब अभाज्य संख्या है। और क्यों सबको जोड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे 2 भी 7 बार है, 3 भी 7 बार है, 5 भी 5 बार है, 7 5 बार है, 3 13 बार है, 3 13 बार है और 11 13 बार है, तो सबको जोड़ लीजिए ऐसे, है ना। तो अभाज्य संख्या कितने हैं वही आपको बताना था। तो इस तरह आज हमारा 5 क्वेश्चन खत्म हो गया। हम आराम आराम से सीखेंगे 5-5 क्वेश्चन करके। तो नंबर सिस्टम के हम लोग पहले पार्ट को समाप्त कर चुके हैं, इसके बेसिक्स को भी समझ गए होंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी देख लिए होंगे। कुछ क्वेश्चन आसान लगा होगा आपको, कुछ क्वेश्चन आपको ट्रिकी लगा होगा, बट आप जरूर है कि मतलब इतना उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से सीखा होगा और बेहतरीन तरीके से समझ भी गए होंगे। तो चलिए इसी तरह आप वीडियो को हमारे देखते रहिए और एपिसोड को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पे लाइक जरूर करें, कमेंट भी करके जरूर हमें बताएं कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। बहुत बच्चे का डिमांड था कि इसको चैप्टर वाइज कराएं जिससे हमारी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। मिक्स क्वेश्चन में पता नहीं लग रहा था कि किस चैप्टर की तैयारी हो रही है, किस चैप्टर की तैयारी नहीं हो रही है, तो वही सब चीजों को आपके कमेंट को देखते हुए इस एपिसोड को लाया गया जिससे आप अपनी तैयारी को चैप्टर वाइज कर सके। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। दृष्टि IAS हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PCS पे भी हमारा प्रोग्राम आता रहता है, आप वहां भी जाके वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को भी देखने से आपके कुछ हद तक क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, वहां भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको अच्छा मिलेगा। PCS के क्वेश्चन थोड़ा IAS के क्वेश्चन से मतलब आसान होता है, बट क्या है वहां पे भी कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए जिससे कि आपको बड़े क्वेश्चंस में
मदद मिल सके। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। CSAT फॉर ISPCS आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन करें। वहां पे आपको PDF और वीडियो का लिंक दोनों मिल जाएगा आपको, जिससे कि आप आराम से वहां से PDF को डाउनलोड करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।